अब देखिए इसमें सिर्फ एक श्रीवास्तव आया और 1948 से लेकर यहाँ के कार्यवाहक 14 में से 13 ब्राह्मण ही रहे हैं। तो इसलिए आरक्षण जरूरी है, वरना ये आपको पहुंचने ही नहीं देंगे, आपके पूरे अधिकार हक मार लेंगे। ये मेहनत से लिया है, मेहनत से लिया है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो 85% लोग हैं वो नकारे हैं, वो पढ़ते नहीं है, उनमें मेहनत नहीं थी, बस सिर्फ जो 15% ब्राह्मण है यही यही पढ़ते हैं और यही मेरिटोक्रेसी को, सर सर देखिए यही जैसे कि मेरिटदारी है क्या? जो बिहार का कास्ट सेंसस का रिपोर्ट 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ है उसी पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नए पर्सपेक्टिव के साथ, कुछ नए डेटा के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ। और आज जो जानकारियां हम दिखाने वाले हैं वो शायद जिन्होंने उस इसके बारे में नहीं पता वो उनको विचलित कर दें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये जानकारियां हमारे बहुजन समाज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हम सभी अपने साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और करवाइए। पहले तो आप सभी ने देखा होगा कि जाति आधारित जो जनगणना है, तो जाति आधारित जनगणना के बारे में ये लोग बिल्कुल विरोध में थे, बिल्कुल उसका विरोध करते थे। बहुत इन्होंने, आप जानते हैं जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, इसने कितने तिकड़म विधाए और कितने तिकड़म लगाए कि ये कास्ट सेंसस ना हो पाए, जातिवार जनगणना ना हो पाए। लेकिन काबिले तारीफ है बिहार सरकार कि उसने गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को ये आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और एक बड़ा इतिहास रच डाला। अब जो सवर्ण मीडिया है और जो संघ भाजपाई लोग हैं, ये जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, आंकड़े देखकर वो चौंक गए हैं। हालांकि वो इस चीज को जानते थे, उन्हें इस चीज के बारे में अच्छे से पता था कि क्या प्रतिशत होंगे हमारे, और अगर ये जातिवार जनगणना होती है तो इससे उनको क्या नुकसान होगा। और जो सोया हुआ समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो उसके अंदर जागरूकता फैलेगी या रोष आएगा कि ये लोग मैक्सिमम संसाधन को कब्जा करके बैठे हैं और हमारा समाज इनका ही समर्थन, आरक्षण विरोध खुद ओबीसी करने लगता है कभी कभी। तो ये सारी चीजें ये बाहर ना हो जाएं, इसके लिए ये सारी चीजें इन्होंने तिकड़म विधाए और अभी तक ये कास्ट सेंसस होने नहीं दे रहे थे। इससे इनको डर लगता था, लेकिन जब आंकड़े सामने आए बिहार के तो आप सभी को पता ही है कि खलबली तो इनमें मच गई है। हालांकि आप सभी को ये आंकड़े तो पता ही होंगे, लेकिन ये थोड़ा दिखा देते हैं। जिन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा सभी ने, लेकिन फिर भी कोई नया इंसान आता है जो पहली बार स्ट्रीम को देख रहा है, उसको नहीं पता, तो उसको दिखा देते हैं। ये देखिएगा, बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना ये 2022 से शुरू हुई थी, 23 में ये अभी रिलीज हुई। अब देखिएगा पिछड़ा वर्ग जो है उसकी 27% पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर जो पिछड़ा वर्ग है वो 63% होता है। अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और जो सवर्ण है वो 15% है, अनारक्षित यानी सवर्ण। अब ये बिहार की जनगणना के आधारित पे ये सारे परसेंट हैं और बिहार की आबादी भी कम नहीं है। ये सेकंड शायद दूसरा बड़ा स्टेट है आबादी के मामले में, महाराष्ट्र को भी शायद पीछे छोड़ दिया है इसने। तो अब ये देखिएगा कि जो 1585 की बात होती थी वो बात अब 100% सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 13 करोड़ की आबादी वाले स्टेट की ये कास्ट सेंसस हुई है। कोई ऐसे नहीं कि 2-4 लाख वाले की हुई है तो डेटा बहुत ज्यादा इधर उधर हो। तो हम मान के चलते हैं कि अगर पूरे देश की अगर जातिगत जनगणना होती है तो आंकड़े कुछ यूं ही आएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। जैसे कि एसटी की आबादी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि एसटी बिहार में उतना नहीं है, अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी थोड़ा बहुत डाउन जाएगा, लेकिन आंकड़े वही हैं। 60% के लगभग फिर भी ओबीसी रहेगा, एससी एसटी ऐड होगा बस। तो ये आंकड़े कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं।
अब इससे बौखलाए क्यों है? क्योंकि इन्हें पता है अगर जनगणना में ओबीसी, एससी, एसटी की जो आबादी है और उसके हिसाब से उनको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो वो तो मांग करेंगे, और मांग करेंगे तो फिर सवर्ण कहाँ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम संसाधन कब्जा कर रखे हैं। अब उसकी ही मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा कि ओबीसी 63% है, उसको 27% आरक्षण मिल रहा है। सवर्ण कितने हैं आपको पता है? 15%। और ब्राह्मण तो सिर्फ 3% ही है, और उन्होंने 10% आरक्षण लेके रख लिया, और ओपन कैटेगरी में है ही ये, और वैसे भी ये घोटाले करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, और वो आंकड़ों से आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। आप सभी ने जितने भी साथी, अगर किसी ने अरुंधति रॉय की किताब पढ़ी हो, एक था डॉक्टर एक था संत वाली, जो कि बेस्ट सेलर रही है, वहां पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वर्चस्ववादी व्यवस्था की पूरी पोल खोली है, और पूरे आंकड़ों के साथ। तो अब उस पे हम चलते हैं और उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की स्ट्रीम आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुजन समाज के लोगों को एटलीस्ट पता चलना चाहिए, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो ब्राह्मण 3-3.5% हैं, वो आज 70% नौकरियों पर काबिज हैं। ठीक है, और ये आंकड़े में कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ, और इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, और पूरे आंकड़े आप खुद देख लीजिए। इसलिए सवर्ण बौखलाए हुए हैं कि अब इनकी पोल खुलेगी तो ये कहाँ जाएंगे। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ, पर आप लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए इस स्ट्रीम को। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आज की स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करिए ना। देखिए मैं दिखाता हूँ आप। तो दोस्तों मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए, एक था डॉक्टर एक था संत। ये अरुंधति रॉय की है, अनुवाद इसका किया अनिल यादव, जय हिंद रतन लाल। और ये आपको पता ही है, अम्बेडकर गांधी संवाद, जाति नस्ल और जाति का विनाश, जो बाबा साहब का आर्टिकल था, भाषण था, जाति का विनाश, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, उसी के आधार पर ये बुक लिखी थी। और अरुंधति रॉय के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो आप इस बुक से ही मैं डेटा दिखा रहा हूँ, जो वर्चस्ववादियों की उन्होंने पोल खोली है। मैं आपको लेके चलता हूँ, इस किताब को आप लोग भी जरूर पढ़िए ना। तो न्यूटन जी आप हमारे साथ हो, अगर वॉइस में कोई इशू है तो आप मेरे को बता दें। मेरा नेटवर्क ठीक है ना? आजाद जी आपकी आवाज एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है, नेटवर्क भी सही है आपका। ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, मैं ये स्क्रीन आप तक पहुंचा दी है, और अब मैं यहाँ से आपको डाटा दिखाना शुरू करता हूँ। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जाति की उत्पत्ति के बारे में समाजशास्त्रियों द्वारा बहसें होती रहेंगी, लेकिन इसके सांगठनिक सिद्धांतों को समझना मुश्किल नहीं है, जो ऊंच नीच जाति अधिकारों और कर्तव्यों के रपट मापक पवित्रता और मिलनता आधारित है। और तौर तरीके पहले थे, आज भी हैं, उन्हें आज भी लागू करने के लिए विवश और बाध्य किया जाता है। जाति के पिरामिड की चोटी पर बैठे लोगों को पवित्र माना जाता है, और उनके बहुत सारे विशेष अधिकार हैं। पिरामिड के तल पर बैठे लोगों को मलिन, प्रदूषित माना जाता है। उन्हें कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन ढेरों कर्तव्य जरूर हैं। मिलनता, पवित्रता का फॉर्मूला असल में पैतृक व्यवसाय और एक विस्तृत जाति आधारित व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आम्बेडकर ने 1916 में, उस समय उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से सेमिनार के लिए एक पेपर लिखा था, जिसका शीर्षक था भारत में जातियां। इसमें उन्होंने जाति की परिभाषा दी। उनके अनुसार जाति एक अंतर विवाही इकाई है और एक खुद में बंद वर्ग है। एक अन्य अवसर उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जितना ऊपर जाएं उतना मान सम्मान, जितना नीचे जाएं उतनी घृणा और अपमान। तो देखिएगा कि बाबा साहब 1916 में, जब उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी, उस टाइम उन्होंने भारत में जातियां नामक शीर्षक से एक पत्र लिखा था, एक पेपर लिखा था।
तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है वो कैसी चीज है कि जिसमें जो जितना ऊपर जाएगा उसको उतना ही मान और सम्मान मिलेगा, उतना ही प्रिविलेज मिलेगा, जो जितना नीचे जाएगा उसको उतना ही घृणा और अपमान मिलेगा। तो ये देखिएगा, ये थोड़ी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल सके। उसके बाद हम आंकड़ों पे आते हैं जो कि बहुत जरूरी है, आज का मेन फोकस हमारा आंकड़ों पे रहेगा। तो देखिएगा, बाबा साहब लिखते हैं, आज जिसको हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्मों से वर्णाश्रम या चातुर्वर्ण या चार वर्णों की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। हिंदू समाज की लगभग 4,000 सजातीय विवाही जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें प्रत्येक का एक विशिष्ट वंशानुगत व्यवसाय है और जिन्हें चार वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, सैनिक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र सेवक। इसके बारे में आपको पता ही होगा भली बात ही, लेकिन बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, हर दिन स्ट्रीम पर जुड़ते हैं, कि जिनको इस व्यवस्था के बारे में नहीं पता होता है, तो एटलीस्ट उनको भी पता लग सके। इन वर्णों के बाहर अवर्ण जातियां हैं, जिन्हें अति शूद्र, अमानवीय, मनुष्य से कमतर, जिनकी अपनी अलग श्रेणी अनुक्रम है, अछूत, दर्शन अयोग्य, समीप जाने के अयोग्य, जिनकी उपस्थिति, जिनका छूना, जिनकी परछाई भी विशेष अधिकार प्राप्त जाति के व्यक्ति को प्रदूषित कर सकती है। कुछ समुदायों में जातीय प्रजनन से बचने के लिए प्रत्येक सजातीय विवाही जाति को ऐसे गोत्रों में बांटा गया है जिनके अंदर आपस में विवाह निषेध है। गोत्रेतर विवाह का वैसी ही क्रूरता से अनुपालन कराया जाता है जैसे विजातीय विवाह का। बड़े बूढ़ों की सहमति से सर कलम करने और भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करके भारत के हर क्षेत्र ने बड़े प्रेम से जाति क्रूरता के अपने अलग अलग और अनूठे तरीकों में दक्षता हासिल कर ली है। यह अलिखित नियम संहिता अमेरिका की नस्लवादी जिम क्रो कानून से भी कहीं ज्यादा बदतर है। पृथक बस्तियों में रहने को मजबूर करने के अलावा छूतों पर उनके सार्वजनिक मार्गों का प्रयोग निषेध था, जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त जातियां प्रयोग करती थीं। दलितों को सार्वजनिक कुओं का पानी पीना मना था। वे हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते। अभी भी हम कितने देखते हैं कि आज के भारत में हम आज भी देखते हैं कि उनको पानी पीने की आज़ादी नहीं मिल पाई है, उन्हें पानी पीने से आज भी रोका जाता है। ऐसे कितने ही गांव हैं जहां पर आज भी दलित समाज के लोग, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। मंदिर घुसने पर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, मंदिर घुसने पर उन पे जुर्माना लगाया जाता है। सार्वजनिक अगर नलके से पानी पी लिया तो गौमूत्र से उन टंकियों को साफ करवाया जाता है। इस तरीके की हजारों खबरें हम दिखा चुके हैं और हर दिन दिखाते हैं। लेकिन ये जो बाबा साहब ने चीजें कही थी, उन्होंने कितना प्रयास किया, लेकिन सवर्ण आज भी अपनी मानसिकता को नहीं बदल पा रहे हैं। कितनी क्रूरतम इनकी सोच है, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए जरा। विशेष अधिकार प्राप्त जातियों के स्कूल में उनका प्रवेश निषेध था, यानी पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उन्हें अपने जिस्म का ऊपरी भाग ढकने की मनाही थी। हर प्रकार के कपड़े पहनने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, बस कुछ घटिया किस्म के कपड़े और आभूषण ही पहनने की इन्हें इजाजत थी। तो अब देखिएगा कि त्रावणकोर की घटना, जो मूलाक्रम के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें त्रावणकोर की स्त्रियों को, जो शूद्र महिलाएं, उनको अपने स्तन रखने का अधिकार नहीं था, स्तन टैक्स देना पड़ता था। जो नांगेली है उसने स्तन टैक्स देने से मना कर दिया, तो उसने अपने स्तन काट के दे दिए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और उसके जो पति था, चिरकुंडन नाम था, वो भी, उसने भी फिर आत्महत्या कर ली थी। फिर ये जब ज़्यादा फैली इसके बारे में, इस क्रूरता के बारे में अंग्रेजों को पता चला, तब ये बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों की मदद से ये बंद हो पाई थी। तो ये देखिए, ब्राह्मणों की इस तरीके की मानसिकता थी। अब यहाँ पर देखते हैं, न्यूटन जी ने अभी जैसे जिस तरीके की आपने इसमें सुना कि उनको अच्छे कपड़े पहनने की मनाही थी, ठीक है, और वो एक विशेष तरीके की कपड़े पहन सकते थे, मतलब हर तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते थे। पिछली कुछ स्ट्रीमों में हमने ये बताया, न्यूटन जी ने भी आपको बताया था, जो मराठों वाली स्ट्रीम थी, उसमें आपने देखा था कि न्यूटन जी ने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर दलितों को कपड़े दूर से दिखाए जाते थे और डंडों से दिया जाता था, और मतलब डंडे में फंसा के उनको दे देते थे, उनसे मतलब टच ना हो पाए इसलिए, और उनको नीचे घसीट कर थोड़ा बहुत फाड़ कर देते थे कि नए कपड़े पहनने का दलितों का कोई अधिकार नहीं है। न्यूटन जी, ये आपने बताया था ना।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आज़ाद जी आपने, बिल्कुल ऐसा ही था। उस समय ये जो अधिकार थे दुकान में जाने का और वहाँ से कपड़े छू कर लेने का, ये सिर्फ़ सवर्णों के पास था। और एक बात बाबा साहब ने भी अपनी किताब में लिखी है कि कई सारे जो वैश्य हैं, उनकी जीभ काट दी गई थी जब उन्होंने वेदों का उच्चारण किया था। ये बाबा साहब ने भी इसका मेंशन किया है। मतलब ये है कि 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में ये सब चीज़ें कॉमन प्रैक्टिस में थी और ये मतलब एक नॉर्म्स था सोसाइटी का, जो आज हमको सुनने में बड़ा ही खराब लगता है। ये उस समय का नॉर्म्स हुआ करता था। जी, आज़ाद जी। इवन आज लोगों को ये भी लगेगा कि हम लोग बिल्कुल काल्पनिक बातें कर रहे हैं। नहीं, ये सारी हिस्टोरिक हुँ, हुँ। बातें हैं और इनके हमारे पास रेफरेंस हैं और यही हुआ है और आज भी इसके अवशेष हमें भारी मात्रा में मौजूद देखने को मिल सकते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें ही बदली हैं, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदल पाई हैं। लेकिन इनकी क्रूरता, जो जातीय क्रूरता है, वो आप देखिए कि किस तरीके से इनकी जातीय क्रूरता है। अब आगे देखते हैं। यह अलिखित नियम संहिता अमेरिका के नस्लवादी, मतलब अब देखिए जो विशेष अधिकार प्राप्त जातियां हैं, इन्होंने किस तरीके से अत्याचार किए हैं। अब देखिए इनमें से कुछ जातियों को, जैसे महार, जिस जाति में अम्बेडकर पैदा हुए थे, उन्हें अपनी कमर से झाड़ू बांधना होता था ताकि उनमें उनके प्रदूषित पद चिन्हों पर खुद ब खुद झाड़ू लगती जाए। अन्न को अपनी गले में मटकी नुमा थूकदान लटकाना होता था ताकि उनका थूक जमीन पर गिरकर जमीन को अपवित्र ना कर दे। विशेष अधिकार प्राप्त जातियों के पुरुषों को अछूत महिलाओं के जिस्म पर अविवादित अधिकार हासिल था। प्रेम प्रदूषित करता है लेकिन बलात्कार पवित्र है। भारत के कई हिस्सों में आज भी यह सब जारी है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो बात है कि भाई प्रेम तो इनको प्रदूषित करता है लेकिन बलात्कार इनके लिए पवित्र है। मतलब जो शूद्र महिलाएं, इनके साथ ब्राह्मण लोग बलात्कार करना मतलब बलात्कार करने से इनको कोई हर्ज नहीं था, तब ये अपवित्र नहीं होते थे। लेकिन इनको प्रेम से डर था, इनको छूने से भी डर था। तो ये जो चीजें हैं, आपने देखा कि जिस जाति से बाबा साहब आते थे महार, उसको महाराष्ट्र के अंदर पेशवाई शासन काल में आपने देखा कि उनको गले में हांडी लटकाई गई थी जिससे कि थूक जमीन पर ना गिर सके। अगर वो थूकना चाहते तो मटकी में थूकें और जब वो चलते हैं तो पद चिन्ह उनके मिटते जाए। झाड़ू कमर पर बांध दी जाती थी तो जिससे किसी सवर्ण को उस पर पैर ना पड़े, पैर पर पैर, और वो अपवित्र ना हो जाए। इस तरीके की घटिया किस्म की प्रथाएं उन्होंने बनाई। और अब देखिएगा कि जो मेरिटोक्रेसी की बात करने वाले और मेरिट की बात करने वाले जो लोग हैं, जो ये कहते हैं कि, और कुछ कुछ बातें आज इसमें दिखाने वाले हैं कि कैसे कुछ कई बार सवर्ण जातियों के प्रोफेसर जिनको बड़ा, और कई विद्वानों ने ये कहा है कि भाई ये जो नीची जातियां हैं, इनमें इतना विकास, इतना बौद्धिक स्तर नहीं होता है कि ये इस तरीके के बड़े पोस्टों पर, उच्च पदों पर बिठाया जा सके या उन चीज़ों को ये संभाल सकें। तो इनको, इन निठल्लों को ये मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे पूर्वज और आज तक तुम लोग भी उस जिस जाति को तुम ये समझते थे कि अछूत है, इनके पैर पे कमर पे झाड़ू, गले में हांडी लटकाई थी, उस व्यक्ति को आज भी पूरी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त है। वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और वो पूरी दुनिया के अंदर आज भी नंबर 1 विद्वान कहे जाते हैं और उनकी जितनी डिग्रियां तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं ली पाई और ना तुम ले पाओगे। उसके बाद भी तुम्हारी आज एक घटिया किस्म की मानसिकता है। जब संविधान बन रहा था तो अंग्रेजों ने इतने बार बोल दिया था कि भाई बना लो, तुम लोगों से कच्चा मसौदा तक तैयार नहीं हो रहा था। जब तुमने जगसाई करवाई थी तब अंग्रेजों ने तुम्हें ललकारते हुए कहा था कि भाई नहीं बन रहा तो हम भी दे देते हैं तुम्हें सलाहकार, तुम जैसा कहोगे वैसा संविधान वो बनाएंगे। लेकिन तुम वो नहीं कर पाते, वो भी नहीं स्वीकार था तुम्हें, और तुम फिर ये भी चाहते थे कि भाई ये संविधान हम बना लें, तो तुमसे बनता भी नहीं था। तुम क्या करते थे, तुम बनाते भी थे तो क्या करते थे कि भाई ब्राह्मण को ब्राह्मण का एक वोट 100 के बराबर होगा, क्षत्रिय का 50 के बराबर, और वैश्य का एक वोट के बराबर, शूद्रों को वोट का अधिकार नहीं होगा। इस तरीके के तुम भेदभावपूर्ण असामान्य संविधान की तैयारी में लगे रहते थे। तो तुमने जो जगहसाई करवाई है अपने पूर्वजों की, और आज तुम इस तरीके की घृणित मानसिकता दिखाते हो। देखिएगा कि आज भी तुम जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको रोकने की कोशिश बहुत करते हो। उनको ये आंकड़े आज देखोगे तो यार, मैं तो आपसे क्या ही बोलूं कि जितने भी देखने वाले लोग हैं उन्हें लगेगा कि क्या ये सच है इस देश के बारे में। तो देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, सच्चाई क्या है। जो सवर्ण जो एसी में सोते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं,
वो किससे कंपेयर करते हैं? मेरिटोक्रेसी की बात करने वाले पहले बराबरी पे तो आ जाओ, तुम्हारी मेरिटोक्रेसी धरी की धरी रह जाएगी। तुम जो बात करते हो ना, आप किससे कॉम्पीट करना चाह रहे हो? कि एक उस बच्चे से जिसका बाप गरीब है, जो मजदूरी करके पेट पालता है, जिसके मतलब घर पे छत नहीं है, वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसके घर में लाइट नल की फैसिलिटी नहीं है, और आप एक कार एसी में सोने वाले, कारों से चलने वाले, उसके साथ कॉम्पीट कराना चाहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो आप और वो सरकारी स्कूल में, और आप उसके साथ कॉम्पीट करोगे? मतलब ये तुम्हारी मेरिटोक्रेसी है। अगर तुम्हें कॉम्पीट करना है तो करिए बराबरी में, आपको पता चल जाएगा कि कितने मेरिटधारी हो तुम। आप याद रखिएगा कि जो मेहनता मेहनती वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसकी कभी आप बराबरी नहीं कर पाओगे। और ये देखने को भी मिला है कि अब जो अभी मेरिट की बात जो चिल्लाने वाले लोग हैं, उनको कितने बार डेटा दिखाया हूँ कि अब जो थोड़ा बहुत भी ओबीसी एससी एसटी आगे बढ़ पाए तो इनकी जो लिस्ट है वो जनरल से ज्यादा जाने लग रही है। और ये मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, ये रोते हैं रोना। अब विवेक बिंद्रा को एक्सपोज कर दिया तो वो रो रो के, भाई उसको पता नहीं क्या सदमा बैठ गया कि उस पर कॉपीराइट मार रहा है वो। मतलब इनको फेयर क्रिटिसिज्म भी नहीं सुहा था, वो भी इनको ये लगता है, ये मतलब इतने अपनी इमेज को लेकर सेंसिटिव हैं, इनको ये लगता है कि अरे कोई कैसे हमारे बारे में कुछ कह सकता है, कैसे हमारी पोल खोल सकता है, इतना डर है इनको। अब देखिएगा, उस मानवीय दिव्य कल्पना के बारे में कहने को और क्या बचता है जिसने इस प्रकार की सामाजिक संरचना की परिकल्पना की। जैसे वर्णाश्रम धर्म का अपने आप में काफी नहीं था, इसके साथ ही कर्मों का बोझ भी लाद दिया गया। उन लोगों को जिनका जन्म अधीनस्थ जातियों में हुआ, बताया गया कि उन्हें उनके पिछले जन्मों के कर्मों की सजा मिल रही है। असल में वे लोग एक तरह के कारावास भुगत रहे हैं। यदि उनके द्वारा अवज्ञा अवमानना हुई तो उनकी सजा में वृद्धि हो जाएगी, जिसका अर्थ होगा पुनर्जन्म का एक और चक्र फिर से एक अछूत शूद्र जाति में। इसलिए बेहतर यही है कि वे अपनी सीमाओं में रहें। तो देखिएगा कि ये हम आज भी जानते हैं कि इस तरीके से ये बहकाया जाता है कि भाई अगर आप अपने जो तुम्हें निर्धारित कर्म दिए गए हैं, सेवा करना सवर्णों की, ब्राह्मणों की, तो वही करिए। अगर आप की अवज्ञा करते हैं, अपमानना करते हैं, तो आपकी ये जो सजा है ये बढ़ जाएगी और अगले जन्म में फिर आपको शूद्र अछूत का जन्म मिलेगा। इसलिए आप अभी बिल्कुल सेवा भाव से, बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के सेवा करें, गुलामी करें, इनकी मानसिक गुलाम हो जाएं, तो आपको अगले जन्म में अच्छा बड़ी जाति में जन्म मिलेगा। इस तरीके से लोगों ने ये मान लिया और लोगों को इन्होंने किस तरीके से गर्त में धकेला है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जाति व्यवस्था से बढ़कर अपमानजनक सामाजिक संगठन हो ही नहीं सकता। यह एक ऐसी व्यवस्था है लोगों को शिथिल, पंगु और विकलांग बनाकर उन्हें कुछ भी उपयोगी गतिविधि नहीं करनी देती है। दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी अम्बेडकर से असहमत थे। उनका विश्वास था कि जाति भारतीय समाज की प्रतिभा और प्रतिनिधित्व करती है। 1916 में मद्रास के एक मिशनरी सम्मेलन में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा, अब देखिए कि जो गांधी हैं, एक किताब ही इसमें इस पे लिखी है बाबा साहब और गांधी के संवाद में। लेकिन जो गांधी हैं वो घोर जाति समर्थक व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत नुकसान किया है बहुजन समाज का, बहुत नुकसान किया है इस भारत देश का। जब भी बाबा साहब ने कोशिश की इस जाति व्यवस्था पे चोट करने के लिए, वो बुढ़ा जाके आमरण अनशन पे बैठ जाता था और उसने कितनी अड़चने डाली हैं। बाबा साहब को पीछे इसलिए हटना पड़ता था क्योंकि प्रभाव ज्यादा था, और अगर उसको कुछ होता तो बाबा साहब जिस तरीके से समस्याओं से लड़ रहे थे, मतलब वो काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो सवर्ण समाज है वो लिंच करवा देता या उनके समाज को कुटमाना शुरू कर देता। मतलब ये है कि जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, ये उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके पास संसाधन इन्हीं के पास हैं, और संसाधन, और ये सक्षम भी हैं, इनका तंत्र है। ये लोग हमेशा सत्ताधारी लोगों के पिट्ठू बने रहे। आपने देखा मुगल आए, अंग्रेज आए, उनको अपनी बेटियां ब्याह देते थे, उनकी दरबारी बन जाते थे। तो ये इनकी कुटिलता रही है। देखिएगा का देखिएगा 1916 में मद्रास के एक मिशनरी सम्मेलन में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, जाति का व्यापक संगठन न केवल समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह राजनीतिक आवश्यकताओं को भी परिपूर्ण करता है। जाति व्यवस्था से ग्रामवासी न केवल अपने अंदरूनी मामलों का निपटारा कर लेते हैं, बल्कि इसके द्वारा वे
शासक शक्ति या शक्तियों द्वारा उत्पीड़न से भी निपट लेते हैं। एक राष्ट्र जो जाति व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है, उसकी अद्भुत सांगठनिक क्षमता को नकार पाना संभव नहीं है। अब देखिएगा कि गांधी जाति के समर्थन में 1916 में ये कह रहे हैं, गांधी की ये सोच है भैया, गांधी से बच के रहना। 1921 में उन्होंने अपनी पुरानी गुजराती पत्रिका नवजीवन में लिखा, क्या लिखा? मेरा विश्वास है कि यदि हिंदू समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया तो यह वजह है कि इसकी बुनियादी जाति व्यवस्था की ऊपर डाली गई है। जाति का विनाश करने और पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का अर्थ होगा कि हिंदू आनुवंशिक पैतृक व्यवसाय सिद्धांत को त्याग दें, जो जाति व्यवस्था की आत्मा है। आनुवंशिक सिद्धांत एक शाश्वत सिद्धांत है, इसको बदलने से अव्यवस्था पैदा होगी। मेरे लिए ब्राह्मण का क्या उपयोग है यदि मैं उसके जीवन भर ब्राह्मण ना कह सकूं? यदि हर रोज किसी ब्राह्मण को शूद्र में परिवर्तित कर दिया जाए तो शूद्र को ब्राह्मण में, तो इससे तो अराजकता फैल जाएगी। तो ये देखिए गांधी के विचार ये हैं दोस्तों। तो गांधी और बाबा साहब के संवाद पर ही ये किताब लिखी गई है, तो गांधी को भी समझना बहुत जरूरी है। बाकी कुछ लोग गांधी के महिमा मंडित कर देते हैं और बहुत वो समझते हैं कि गांधी ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ चीजें छोड़ दें। तो अरे भैया, सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा की है गांधी ने वो यही है कि जाति व्यवस्था का घोर समर्थन किया है। बाबा साहब के हमेशा कामों में बहुत अड़चने पैदा की हैं। तो गांधी कभी, आप सोचिएगा कि जो दलित पिछड़ों का मसीहा था या उसके बारे में सोचता था, तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा ना। हालांकि गांधी जाति व्यवस्था के प्रशंसक थे, लेकिन वे यह भी मानते थे कि जातियों में ऊंच नीच की श्रेणी नहीं होनी चाहिए, सभी जातियों को सम्मान माना जाना चाहिए और अवर्ण जातियां अति शूद्र को वर्ण व्यवस्था के भीतर लाना चाहिए। आम्बेडकर की इस पर प्रतिक्रिया थी कि जाति बहिष्कृत चंडाल लोग जाति व्यवस्था का ही उप उत्पाद है। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक जाति बहिष्कृत लोग रहेंगे। कोई भी प्रयास जाति बहिष्कृत लोगों को बेड़ियों से मुक्त नहीं कर सकता सिवाय जाति व्यवस्था के विनाश के। ये बाबा साहब के मत थे और जिससे कि हम सभी सहमत भी हैं। अगस्त 1947 से अब तक साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण को लगभग 70 वर्ष बीत चुके हैं। क्या जाति एक बीते जमाने की बात है? वर्णाश्रम धर्म नव जनतंत्र में अपने किस अवतार में जिंदा है? अब कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। ये तो रही है। अब आंकड़ों पे अगर हम चलेंगे तो आंकड़ों पे जरा देखते हैं। आंकड़े बहुत जरूरी हैं। ये जातिवार जनगणना जो हुई है, और अब आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे बहुजन समाज के अधिकारों को ब्राह्मण आज भी खा रहे हैं और ये बहुजन समाज नहीं समझ पा रहा। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। काफी कुछ बदल गया भारत में। एक दलित व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं और एक दलित व्यक्ति न्यायाधीश भी। दलित व्यक्ति और अधीनस्थ जातियों के दबदबे वाले राजनीतिक दलों का उभार अपने आप में अद्भुत है और साथ ही उनकी दृष्टि से यह एक क्रांतिकारी घटना है। इसका जो स्वरूप बना है, इसमें दलितों की एक बहुत ही छोटी लेकिन नजर आने वाली संख्या अर्थात नेतृत्व ही बहुसंख्यक दलितों के स्वप्न की जिंदगी जीता है। इस चीज को समझिए। बावजूद इसके यदि हम अपने इतिहास को देखें तो दलित स्वाभिमान के इस राजनीतिक उभार को सिर्फ एक अच्छी बात ही कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार और शक्ति की जो शिकायतें अक्सर बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों के बारे में की जाती हैं, वही शिकायतें पुराने राजनीतिक दलों पर इससे भी कहीं बड़े पैमाने पर लागू होती हैं। लेकिन वही आरोप जब बसपा पर लगाए जाते हैं तो उन आरोपों के स्वर में चीख बहुत अधिक होती है और लहजा कहीं ज्यादा तीखा और अपमानजनक हो जाता है। ऐसा इसलिए कि इसका नेता कोई मायावती जैसा होता है। तो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, एक दलित हैं, अविवाहित महिला हैं और दोनों बातों पर उनको फक्र है। बसपा की चाहे जो नाकामियां रही हों, लेकिन दलित स्वाभिमान को जगाने और बनाने में उनका योगदान ही अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कार्य है जिसको कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे अधीनस्थ जातियां संसदीय जनतंत्र में एक ताकत बनकर उभर रही हैं, बहुत ही चिंताजनक है। व्यवस्थित तरीके से संसदीय जनतंत्र की बुनियादी में बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। संसदीय जनतंत्र को नकारा बनाने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। भारत किसी जमाने में गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलन का
अगुआ हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद भारत ने अमेरिका और इजराइल के साथ गुट बना लिया। यह कहती हूँ कि ये देश हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। 1990 के दशक से भारत सरकार ने बहुत ही नाटकीय ढंग से आर्थिक सुधारों का पिटारा खोल दिया। पहले के संरक्षित बाजार के कपाट वैश्विक पूंजी के लिए खोल दिए गए। प्राकृतिक संसाधन, जरूरी सेवाएं, देश का आधारभूत ढांचा जिसे 50 वर्षों में आम जनता के धन से विकसित किया गया था, रातों रात निजी कॉरपोरेट को सौंप दिया गया। 20 वर्षों के बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की बहुत शानदार वृद्धि, जो अभी हाल ही में धीमी पड़ गई है, के बावजूद नई आर्थिक नीतियों का परिणाम यह हुआ कि धन का एकत्रीकरण चंद हाथों में सिमट कर रह गया। आज भारत के 100 सर्वाधिक धनवानों की कुल संपत्ति का मूल्य भारत के चर्चित सकल घरेलू उत्पाद का 1/4 के बराबर है। यानी 120 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग 20 रुपए प्रति दिन से भी कम में अपना जीवन जीते हैं। आप ये सोचिएगा। ये जब ये लिखी गई किताब उस टाइम कि ये जो 2011 की जनगणना थी उसके आधार पर ये बताई गई है। हालांकि ये किताब शायद 2014 में लिखी थी। तो उसी के हिसाब से, एक मिनट में एक था। तो उसी के आधार पर ये बताया गया है। अब मैं इसको उसी के बेस पे, अब तो ये आबादी आपको पता ही है रिसेंट की 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो अब देखिएगा 120 करोड़ में से 80 करोड़ लोग 20 रुपए प्रति दिन से भी कम में अपना जीवन जीते हैं। भीम का कॉरपोरेट ही असलियत में देश को चलाते हैं और देश के मालिक बने बैठे हैं। राजनीतिकों और राजनीतिक दलों ने एक प्रकार से बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के सेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। अब जरा आप सोचिए, कल्पना करिएगा कि एक देश जिसकी जो आबादी है वो 80 करोड़, मतलब 120 करोड़ में से 80 करोड़ 20 रुपए रोज से कम में अपना गुजारा करती है, और कुछ जो 3% 5% जो सवर्ण जातियां हैं वो पूरे मैक्सिमम संसाधनों पर कब्जा करके बैठी। अब जरा सोचिए कि ये कैसे हो पाया। अच्छा, ये रिसेंट में ही ये किताब 2019 में ही प्रकाशित हुई थी, एकता डॉक्टर एकता संत। अब देखिएगा जरा इन सब बातों का जातीय जाल तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों का तर्क है कि जाति ने भारतीय समाज के लिए कवच का काम किया है, इसे खंड खंड चूर चूर होने से बचाया है, जैसा कि पश्चिमी समाज औद्योगिक क्रांति के बाद हो गया था। कुछ लोग इसका अलर्ट तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि अभूतपूर्ण शहरीकरण और कार्य करने के नए वातावरण ने पुरानी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। जातीय ऊंच नीच को यदि विलुप्त प्राय नहीं हो तो कम से कम महत्वहीन अवश्य बना दिया है। दोनों ही तर्क गंभीरतापूर्वक ध्यान देने योग्य हैं। अब आगे आने वाले एक तरह के असाहित्यिक अंतराल के लिए क्षमा करें, लेकिन सामान्यीकरण ठोस तथ्यों का स्थान कभी नहीं ले सकता। अभी हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन में प्रकाशित डॉलर अरबपतियों की सूची में सूची में 55 भारतीयों के नाम लिखे हुए थे। तो रिसेंट में कुछ ऐसे, जैसे ये 2019 में किताब आई, उसके पहले ये जो फोर्ब्स मैगजीन में प्रकाशित डॉलर अरबपतियों की सूची में 55 भारतीयों के नाम लिखे हुए थे। स्वाभाविक है कि ये आंकड़े उनके द्वारा स्वेच्छा से या स्वयं बताई गई धनराशि संपत्ति के हैं। इन डॉलर अरबपतियों में भी धन संपत्ति का वितरण एक खड़ी ढलान वाले पिरामिड की तरह है, जिसमें ऊपरी 10 की कुल धन संपत्ति बाकी बचे 45 की धन संपत्ति से अधिक है। ऊपरी 10 में से 7 वैसे हैं जो सबके सब विशालकाय कॉरपोरेट के मुख्य अधिकारी सीईओ हैं और उनके व्यावसायिक पूरे विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये लोग मालिक हैं और संचालन करते हैं बंदरगाहों, खनिज खानों, तेल क्षेत्र, गैस क्षेत्र, जहाजी कंपनियों, दवा कंपनियों, टेलीफोन नेटवर्क, पेट्रोल केमिकल संयंत्र, एल्यूमिनियम संयंत्र, सेलफोन नेटवर्क, टेलीविजन चैनल, ताजा खाद्य पदार्थों के बाजार, फिल्म उत्पादन कंपनियों, मूल कोशिका स्टेम सेल भंडारण प्रणाली, विद्युत वितरण नेटवर्क और विशेष आर्थिक जोन का है। ये
ये हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर मित्तल, दिलीप सांघवी, सन फार्मास्यूटिकल्स, रुइया बंधु, रुइया समूह, कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला समूह, सावित्री देवी जिंदल, ओपी जिंदल समूह, गौतम अडानी अडानी समूह और सुनील मित्तल भारती एयरटेल। बाकी 45 में से कुछ 19 वैसे हैं, अन्य अधिकतर पारसी, बोहरा और खत्री, सभी व्यावसायिक जातियां और ब्राह्मण हैं। इस सूची में एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। तो सोचिएगा कि बड़े बड़े जो अरब डॉलर अरबपति हैं, उनमें से कोई भी दलित समाज का व्यक्ति नहीं है, पिछड़ा भी नहीं है, सब के सब सवर्ण है। बड़े उद्योग व्यवसायों के अलावा बनियों वैश्यों ने शहरों के छोटे व्यापारों पर भी मजबूत पकड़ बना रखी है और इसके अलावा पूरे देश के ग्रामीण साहूकारी ब्याज बट्टी के परंपरागत धंधे पर भी इनकी पकड़ है, जहां करोड़ों गरीब किसान और आदिवासी जिन्हें व्यवस्था में गरीबी में धकेल दिया है और वे मध्य भारत के सुदूर जंगलों में बसते हैं, इनके सर्पीले ऋण जाल में फंसे हुए हैं। भारत के उत्तर पूर्व में आदिवासी बहुल प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और असम ने स्वतंत्रता के पश्चात दशकों तक बगावत, सैन्यकरण और खून खराबा देखा है। इन सब के बीचों बीच मारवाड़ी और बनिया व्यापारियों ने अपना धंधा जमा लिया। आज इस इलाके की तमाम आर्थिक गतिविधियों पर उनका संपूर्ण नियंत्रण है। तो देखिएगा कि किस तरीके से हम बहुजन समाज, दलित समाज, ओबीसी को अगर देखें तो कहीं भी बड़े उद्योग धंधों में वो नहीं है। और देखा कैसे कि 120 करोड़ की जो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जो सर्वे हुए थे, उनमें से 120 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोग 20 रुपए से कम में एक दिन का गुजारा करते हैं। आप सोचिएगा जरा, इमेजिन कीजिए कि वो समाज, उससे ये लोग मेरिट की बात करते हैं, जिसको बेसिक राइट तक नहीं मिल पाते हैं, जिसको बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं, जिनको देखिएगा कि किस तरीके से हाशिए पे छोड़ दिया है, उनके लिए कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती, उनको मेन स्ट्रीम में ले आने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते सरकारों द्वारा। सिर्फ जब इलेक्शंस आते हैं तो पहुंच जाते हैं उनको उनके वोट खरीदने ये गिद्ध लोग, और फिर उनको छोड़ देते हैं उन्हीं गंदी बस्तियों में, जहां पर ठीक से साफ पानी नहीं पहुंचता, जहां पर अस्पताल नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है। तो कैसे ये देश चले? जो कमेरा वर्ग है वो इस तरीके की गर्त में पड़ा हुआ है, और वो ये सब हो रहा है वो है जाति व्यवस्था के कारण और ब्राह्मणों के ये कटुतापूर्ण, ये जिस तरीके से बेईमानी करके बैठे हैं। अभी आंकड़े और भी दिखाते हैं जो बिल्कुल भयावह हैं। तो देखिएगा, मैं आज पूरे ही आंकड़े, ये बहुत बढ़िया किताब है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अरुंधति रॉय यहाँ पर लिखती हैं 1931 की जनगणना आखिरी जनगणना थी जिसमें जातीय जनगणना भी की गई थी। इसमें वैश्य की संख्या कुल जनसंख्या की 2.7% आंकी गई थी। अभी 2.7% आंकी गई थी, जबकि उस जनगणना में अछूतों की जनसंख्या 12.5% थी। क्योंकि वैश्यों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है और उनका भविष्य अधिक सुरक्षित होता है, इसलिए उनकी जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ने की बजाय कम ही हुआ होगा। इस चीज को आप समझिए कि जो लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जिनको उपलब्ध है और जिनका भविष्य अधिक सुरक्षित होता है, वो ज्यादा आबादी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए जो पिछड़े, दलित, गरीब बच्चे, गरीब लोग हैं, वो ये आबादी रोकने पर या कम बच्चे पैदा करने पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। उनको उतनी समझ भी नहीं होती है और उनके बच्चों का जीवन उतना सुरक्षित भी नहीं होता है। बीमारियां आती हैं, उनके बच्चों की जान ले लेती हैं। तो ऐसे में वो उतने शिक्षित भी नहीं होते हैं, तो आबादी उनकी बढ़ ही जाती है। जबकि जो सुरक्षित जीवन जी रहा है तो और जिनके पास हर सुविधा उपलब्ध है, वो तो कम ही बच्चे पैदा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अरुंधति रॉय लिखती हैं कि उनकी जनसंख्या इससे बड़ी तो नहीं होगी, बल्कि क्योंकि सुरक्षित जीवन है, सुरक्षित भविष्य है, तो इससे उनकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम ही हुई होगी। जनसंख्या का आंकड़ा चाहे बढ़ा हो या घटा हो, नई अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभुत्व असाधारण है। मतलब नई जो व्यवस्था है उस पर इनका प्रभुत्व बहुत ही असाधारण है, पूरा कब्जाए हुए हैं। छोटे बड़े व्यापारों में, खेती उद्योगों में जाति पूंजीवाद घुल मिलकर अनोखी मिश्रित भारतीय धातु में ढल गए हैं, जो बहुत बेचैन करती है। क्रोनेज में पूंजीवादियों और सरकार का परस्पर याराना जाति व्यवस्था को
के अंदर समा चुका है। ये सबसे बड़ी वजह ये भी है, और यही चल रहा है कि पूंजीवादी और सरकार का याराना चलता है। और ये अभी हम देखते ही हैं कि किस तरीके से सरकारों को पूंजीवादी फायदा पहुंचा रहे हैं, और कैसे सरकार उन पूंजीवादियों को आगे बढ़ाती है, और कैसे पूंजीवादियों को उनके कारोबार में तरक्की करवाती है। तो ये चीजें तो हैं ही। आप देखिए आगे, वैश्य तो केवल उन्हीं कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी ईश्वरीय आदेश से उन्हें मिली है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में, जो लगभग, अब हालांकि यहाँ पर आंकड़ों में मत जाइए क्योंकि ये अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर अरुंधति रॉय ने यहाँ पर आंकड़े वही लिए हैं। अभी नए रिसर्च होते हैं और नए आंकड़े, तो यहाँ पर अलग अलग लेखकों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, जो लगभग 350 ईसा पूर्व में लिखा गया, स्पष्ट है कि ब्याजखोरी वैश्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुस्मृति जिसे लगभग 150 ईस्वी में लिखा गया, 150 ईस्वी में लिखा गया, पूरे विस्तार से एक बदलती हुई ब्याज दर का उल्लेख करती है। ब्राह्मण के लिए 2%, क्षत्रिय के लिए 3%, वैश्य के लिए 4% और शूद्र के लिए 5%। यदि वर्ष भर के लिए इसकी गणना की जाए तो यह ब्याज दर जहां ब्राह्मण के लिए 24% थी, वहीं शूद्र के लिए 60। आज भी किसी साहूकार द्वारा किसी बेबस लाचार किसान या मजदूर से 60% ब्याज की वसूली एक आम बात है। यदि वे कर्ज राशि को नगद में नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें शारीरिक ब्याज देकर कर्ज चुकाना होता है। इसका मतलब यह होता है कि कर्जदार को पीढ़ी दर पीढ़ी साहूकार के लिए कठोर श्रम करना होगा। उस नामुमकिन कर्ज राशि को चुकाने के लिए अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि कोई नीची जाति वाला किसी ऊंची जाति वाले व्यक्ति को श्रम के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसा मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है। वैश्य भारतीय व्यापार को नियंत्रित करते हैं। ब्राह्मण भूदेव यानी पृथ्वी के देवता जिन्हें ये लोग खुद को घोषित किए हैं, क्या करते हैं? 1931 की जातीय जनगणना में इनकी आबादी 6.4% बताती है, लेकिन वैश्यों की तरह है, और इन्हीं कारणों से शायद इनका भी प्रतिशत घटा ही होगा। सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के एक सर्वे के अनुसार एक समय में ब्राह्मणों का संसद में गैर अनुपातिक ढंग से ऊंची जाति में प्रतिनिधित्व था, जो बाद में नाटकीय ढंग से घट गया। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो गया? हाँ, तो इस पे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 1948 में मद्रास प्रेसिडेंसी में मात्र 3% थी। उनके पास 37% राजपत्रित पद थे और 43% गैर राजपत्रित पद। अब कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है जो इस प्रवृत्ति की सही जानकारी दे सके, क्योंकि 1931 के बाद इस पर पर्दा डालने की परियोजना शुरू कर दी गई। जो सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए उनके अभाव में हमें उन्हीं सूचनाओं में काम चलाना पड़ेगा जो उपलब्ध है। 1990 में ब्राह्मण पावर शीर्षक से लिखे गए एक लेख में सुखवंत सिंह ने कहा था। तो 1990 में ब्राह्मण पावर शीर्षक से एक लेख पत्र लिखा था खुशवंत सिंह ने, उसमें उन्होंने कहा था, अब देखिएगा ये आंकड़े शायद बहुत हद तक सही हैं और इन आंकड़ों पर हमें ध्यान भी देना चाहिए, और ऐसा ही कुछ है देश के अंदर। ब्राह्मणों की जनसंख्या हमारे देश की कुल जनसंख्या में से 3.5% से अधिक नहीं है। जो खुशवंत सिंह है उन्होंने कहा था 1990 में ब्राह्मण पावर नामक शीर्षक से जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की कुल जनसंख्या में से 3.5% से अधिक जनसंख्या नहीं है, लेकिन आज भी 70% नौकरियों पर काबिज है। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह आंकड़ा केवल राजपत्रित पदों का है। उप सचिव से ऊपर के उच्च प्रशासनिक पदों पर 500 में से 310 ब्राह्मण हैं, यानी 62%। 26 प्रदेश मुख्य सचिवों में से 19 ब्राह्मण हैं। 27 राज्यपाल और उपराज्यपालों में से 13 ब्राह्मण हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में से 9 ब्राह्मण हैं। 330 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 166 ब्राह्मण हैं और 140 राजदूतों में से 58 ब्राह्मण हैं। कुल 3300 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों में से 2376 ब्राह्मण हैं। निर्वाचित पदों पर भी इनका प्रदर्शन इतना ही बढ़िया है। 508 लोकसभा सदस्यों में से 190 ब्राह्मण हैं। 244 राज्यसभा सदस्यों में से 89 ब्राह्मण हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर सिद्ध करते हैं कि भारत के
3.5% ब्राह्मण समुदाय का देश के उपलब्ध बढ़िया नौकरियों पर कब्जा है। ऐसा कैसे हो गया कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए है विश्वास करना मुश्किल है। यह सब ब्राह्मणों की कुशाग्र बुद्धि की वजह से ही हुआ। तो अब देखिएगा, जातिवार जनगणना से ये क्यों डरते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो 3.5% ब्राह्मणों की आबादी है वो भारत के 70% संसाधनों पर कब्जा करके बैठी है, और बढ़िया जो बड़े पद हैं, उच्च पद हैं, उन पर यही काबिज हैं। और किस तरीके से आप जानते ही हैं कि जो SC ST OBC के पद हैं उनको ये नहीं भरते हैं, और बैकलॉग में डालने के बाद ये बाद में ये सवर्णों को उस पर बिठा देते हैं। ये आपको देखना चाहिए। जो आंकड़े खुशवंत सिंह ने दिए हैं उनमें हो सकता है थोड़ी बहुत खामियां हो, लेकिन ये खामियां बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकती। ये आंकड़े अब 1/4 सदी पुराने हो चुके हैं। जनगणना आधारित कुछ नई सूचनाओं से सहायता मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं लगता। CSDS के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 2000 के बीच सर्वोच्च न्यायालय में 47% मुख्य न्यायाधीश ब्राह्मण थे। उसी समय काल में सहायक जज उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में 40% ब्राह्मण थे। पिछड़ा वर्ग आयोग की 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कार्यपालिका के 37.17% हिस्से पर ब्राह्मण बैठे हैं, और इनसे ज्यादातर उच्चतम पदों पर आसीन है। मीडिया पर भी ब्राह्मणों का पारस्परिक प्रभुत्व रहा। यहाँ भी आम्बेडकर ने जो कुछ 1945 में कहा, उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। तो देखिएगा कि हर जगह इनका ही वर्चस्व है, और जो बहुजन समाज है वो हाशिए पर है। ये हमें देखना पड़ेगा। अब अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो इस तरीके से जो हमारा अधिकार है ये खाते रहेंगे। अब देखिएगा, बाबा साहब ने 1945 में क्या कहा था। अछूतों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है, कांग्रेस की प्रेस के द्वार उनके लिए बंद हैं, और वे दृढ़ संकल्प है कि अछूतों को थोड़ा सा भी प्रचार ना मिले। अछूतों का अपना प्रेस भी नहीं हो सकता, जिसके कारण बिल्कुल स्पष्ट है कोई भी प्रेस विज्ञापन की आय के बिना जिंदा नहीं बच सकती, और विज्ञापन की आय व्यापारियों से होती है। भारत में तमाम व्यापारी बड़े छोटे दोनों कांग्रेस से जुड़े हैं और किसी गैर कांग्रेसी संगठन की तरफदारी कभी नहीं करेंगे। भारत में एसोसिएटेड प्रेस समाचार वितरण की प्रमुख संस्था है, उसका तमाम स्टाफ मद्रासी ब्राह्मणों से लिया गया है। वास्तव में भारत में पूरी प्रेस ब्राह्मणों के हाथ में ही है। ये लोग उन कारणों से जो सबको मालूम है कांग्रेस के पक्षधर हैं। ये लोग किसी ऐसे समाचार को प्रचारित नहीं करते जो कांग्रेस के प्रतिकूल हो। ये वो कारण है जो अछूतों के बस के बाहर है। अब देखिएगा, पर ये अभी भी आप देख लीजिएगा, ये 1945 में बाबा साहब ने कहा था अछूतों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है। आज भी नहीं है कोई प्रेस, आज भी कोई प्रेस नहीं है। और उसका कारण भी बाबा साहब ने बनाया था कि खुल क्यों नहीं पाते हैं। अगर मान लो वो प्रेस स्टार्ट करें तो आप जानते हो उसके लिए क्या पैसे तो लगते हैं, लेकिन और इनकी आय कैसे होती है। मीडिया प्रेस चैनल है, इनकी आय होती है विज्ञापनों से, और जो विज्ञापन कंपनीज हैं वो मैक्सिमम जो विज्ञापन कराते हैं वो सवर्णों के हाथों में आज, और वो उनको विज्ञापन देंगे ही नहीं। और अगर कोई प्रेस को विज्ञापन नहीं मिलेगा तो उसकी आय बंद हो जाएगी, और आय बंद होगी तो बिना आय के वो कैसे जिंदा बच सकते हैं। तो यही है कि आज भी कोई अपना प्रेस नहीं है हम बहुजन समाज पर, और ये जो लोग हैं वो हमारी आवाज नहीं उठाते। ये अपने जातीय हितों को कैसे साधते हैं ये हम सब देख चुके हैं। आगे देखते हैं। सन 2006 में CSDS ने नई दिल्ली मीडिया के अभिजात वर्ग के सामाजिक प्रोफाइल का एक सर्वे किया। तो अब 2006 में CSDS ने नई दिल्ली मीडिया के जो अभिजात वर्ग के सामाजिक प्रोफाइल का एक सर्वे किया। इसमें दिल्ली स्थित 37 हिंदी और अंग्रेजी प्रकाशनों और टीवी चैनलों के बड़े फैसले लेने वाले 315 अधिकारियों का सर्वे किया। अंग्रेजी भाषा के प्रिंट मीडिया के 90% निर्णयकर्ता अधिकारी और टेलीविजन के 79% अधिकारी उच्च जाति के पाए गए। इनमें से 49% ब्राह्मण थे। 315 में से एक भी दलित या आदिवासी नहीं था। केवल 4% उन जातियों के थे जिन्हें शूद्र कहा जाता है,
और 3% मुस्लिम थी, जिनकी आबादी कुल आबादी का 13.4%। ये तो है पत्रकार और मीडिया की शख्सियतें जिनके लिए ये लोग काम करते हैं। उन बड़े मीडिया घरानों के मालिक कौन है? 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में से 3 मालिक वैश्य हैं और एक का ब्राह्मण परिवार। द टाइम्स समूह, बेनेट कॉलमन कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी, जिसकी जागीर में द टाइम्स ऑफ इंडिया और 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल टाइम्स नाउ भी है, का मालिक स्वामी गोयनका है। वो भी मारवाड़ी बनिया है। द हिंदू का स्वामित्व एक ब्राह्मण परिवार के पास है। भारत का सर्वाधिक बिकने वाला हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण हिंदी दैनिक, जिसका प्रसार 4.5 करोड़ का है, स्वामित्व कानपुर के गुप्ता परिवार के पास है। सर्वाधिक प्रभावशाली हिंदी अखबार दैनिक भास्कर, प्रसार 2.25 करोड़ का, स्वामित्व अग्रवाल का है, वो भी एक बनिया परिवार की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मालिक मुकेश अंबानी, एक गुजराती बनिया के पास 27 बड़े और मनोरंजक नेटवर्क जीटीवी नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्रा हैं और वह भी एक बनिया है। दक्षिण भारत में जाति का प्रकटीकरण कुछ अलग किस्म का है। उदाहरण के लिए नाडू समूह कई समाचार पत्रों सहित दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी और दर्जन भर टीवी चैनलों तथा अन्य संस्थानों का मालिक है और इसके मुखिया रामोजी राव हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की एक किसान जाति कम्मा से है। यह स्थिति बड़े मीडिया घरानों के मालिक ब्राह्मण बनिया होने की प्रवृत्ति से हटके हैं। एक अन्य बड़े मीडिया घराने सन टीवी का स्वामी मारन परिवार है, जो कि पिछड़ी जाति से है लेकिन वर्तमान में राजनीति रूप से काफी ताकतवर है। देश को आजादी मिलने के बाद ऐतिहासिक नाइंसाफियों को दूर करने के प्रयासों में भारत सरकार ने एक आरक्षण नीति सकारात्मक तरफदारी विश्वविद्यालयों और सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में उन लोगों के लिए अपनाई जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों में आते हैं। दलितों को मुख्य धारा में शामिल होने का एकमात्र अवसर आरक्षण से ही हासिल होता है। बेशक यह नीति उन दलितों पर लागू नहीं होती जो धर्म परिवर्तन कर गए फिर भी पहले की ही तरह भेदभाव का शिकार हैं। आरक्षण नीति से लाभान्वित होने के लिए दलित को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 71.3% दलित विद्यार्थी 10वीं पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। ये देखिए आंकड़े। अब बताइएगा, ये जो मेरिट चिल्लाने वाले लोग हैं उनसे जरा पूछिएगा कि क्या कारण है कि दलित बच्चे 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा यानी 71% दलित विद्यार्थी, दलित स्टूडेंट्स 10वीं पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे निम्न सरकारी नौकरी के लिए भी आरक्षण प्रत्येक 4 में से 1 दलित पर लागू होता है। सफेद, बिल्कुल प्रत्येक 4 में से 1 दलित पर लागू होता है, लेकिन सफेद पोस्ट नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक की डिग्री है। 2001 की जनगणना के अनुसार दलितों की केवल 2.24% आबादी ही स्नातक है, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। आरक्षण की नीति चाहे दलितों की कितनी ही सूक्ष्म आबादी को उपलब्ध हो, फिर भी इसने दलितों को एक मौका तो दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में जाने का, डॉक्टर, विद्वान, लेखक, जज, पुलिस वाला, प्रशासनिक अफसर बनने का, इनकी संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन यह वास्तविकता की सत्ता की सीढ़ी की ऊपरी पायदानों पर दलित प्रतिनिधित्व मौजूद है। पुराने सामाजिक समीकरणों में बदलाव लाता है। इससे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनकी कुछ दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जैसे ब्राह्मण क्लर्क का किसी दलित अफसर के अधीन काम करना। लेकिन इस छोटे से अफसर को भी, जो दलितों को एक लंबे कड़े संघर्ष से प्राप्त हुआ है, विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के विरोध की दीवार का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिएगा, भले ही ये जो प्रतिशत है कि वो 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 2%, 2 से 2.25% आबादी ही दलितों की वो अभी तक स्नातक हो पाई, यानी जो ग्रेजुएट हो है। लेकिन अभी आंकड़े बदल गए होंगे, पुराने आंकड़े हैं, काफी बदलाव हुआ है। हालांकि ये हम देखते हैं कि उच्च पदों पर पहुंचे हैं, ये बहुत छोटा सा एक परसेंट है उनका, लेकिन इसने समीकरण को तो बदल के रख दिया है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब जैसे विद्वान ने
बड़ौदा के महाराज के यहाँ जब नौकरी की तो उनका जो चपरासी था वो किस तरीके से फाइल फेंक के देता था, कैसे उनको भेदभाव उनके साथ हुआ। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि आज जो उच्च पदों पर अफसर बन गए हैं दलित समाज के लोग, उनके अधीन ब्राह्मणों को भी काम करना पड़ता है। हालांकि जातिवाद उन्हें भी झेलना पड़ता है, जातिवाद से वो परे नहीं हो पाए, लेकिन इसने समीकरण को एक टक्कर मारी है, बदला तो है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के ए ग्रेड अफसरों, क्षमा करें पारिभाषिक शब्द के लिए, मैं केवल 8.4% अनुसूचित जाति से हैं, जबकि यह आंकड़ा 15% होना चाहिए। इसी रिपोर्ट में दलित और आदिवासी के भारतीय न्यायिक सेवाओं प्रतिनिधित्व के आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 जजों में एक भी अनुसूचित जाति के नहीं है और बाकी न्यायिक पदों पर आंकड़ा 1.2% है। इसी प्रकार के आंकड़े राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। गुजरात में एक भी अनुसूचित जाति का या आदिवासी जज नहीं है। तमिलनाडु में जहां सामाजिक न्याय के आंदोलन की लंबी विरासत रही है, 38 में से 4 जज दलित थे। केरल में अपनी मार्क्सवादी विरासत के बावजूद 25 में से केवल एक दलित उच्च न्यायालय जज था। यदि जेल के कैदियों का कोई अध्ययन किया जाए तो वहां अनुपात शायद एकदम उल्टा मिले, वहां उल्टा मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो जिनको तथाकथित नीची जाति बना दिया गया उनके ही लोगों को भर दिया जाता है, फर्जी केस लगाए जाते हैं, फंसा दिया जाता है मुकदमों में। पूर्व राष्ट्रपति श्री KR नारायण ने, जो स्वयं एक दलित हैं, जब यह सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को, जिनकी आबादी 2011 की जनगणना में 120 करोड़ में से 25% आंकी गई है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो न्यायिक बंधुओं द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। देखिएगा किस तरीके से ये लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते। इन श्रेणियों में योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं और उनके कम प्रतिनिधित्व या गैर प्रतिनिधित्व को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, उन्होंने 1999 में कहा। ये देखिएगा सवर्णों द्वारा ये कहा गया था 1999 में कि इन श्रेणियों में योग्य व्यक्ति उपलब्ध होते नहीं। अब देखिए इन लोगों का मानना यार बहुत ही अजीब सा है। हालांकि अब देखिएगा किस तरीके से उनका प्रतिनिधित्व खा के ये लोग बैठे हैं और ये इस तरीके की बातें करते हैं। यह जवाब था सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील का। एक अन्य हाई प्रोफाइल कानूनी विद्वान का कहना था कि नौकरी में कोटा अब एक विवाद ग्रस्त विषय है। मेरा मानना है कि योग्यता की प्राथमिकता को बनाए रखना चाहिए। मतलब ये लोग ये कह 1999 से ये मजाक उड़ाते थे, ये तक कहते थे कि इन लोगों में योग्य व्यक्ति नहीं है, अगर इन्हें बना दिया जाएगा तो ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा होगा और इन्हें कोई प्रतिनिधित्व की बात करना न्याय संगत नहीं है। तो यार ये देखिए इनकी मानसिकता। योग्यता भारतीय अभिजात वर्ग का एक चुनिंदा हथियार है जिसने ईश्वरीय अधिकार से व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और अपने अधीनस्थ जातियों को विशेष ज्ञान से हजारों वर्षों वंचित रखा। अब चूंकि इसे विद्वेषपूर्ण व्यवस्था को चुनौती मिल रही है तो इसकी प्रतिक्रिया में सरकार, नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के खिलाफ जज्बाती विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धारणा यह है कि योग्यता का अस्तित्व एक गैर ऐतिहासिक सामाजिक शून्य में मौजूद है और यह है कि बेफायदे और विशेष अधिकार प्राप्त जातियों को सामाजिक नेटवर्किंग से मिलते हैं और अधीनस्थ जातियों के प्रति शत्रुतापूर्ण घृणा का व्यवहार कोई एक कारक ही नहीं जिस पर विचार किया जाए। सच्चाई यह है कि योग्यता भाई भतीजावाद का एक पर्याय बन चुकी है, ये हम सभी जानते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर इस चीज को समझिए जरा कि योग्यता का रोना क्यों रोया जाता है। योग्यता का रोना ही इसलिए रोया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि जितना भी आरक्षण बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC को मिला है, उसके बावजूद वो इतने कम संख्या में वहां तक पहुंच पाए। अगर ये नहीं होता तो इनके रास्ते जब अब रोके जा सकते हैं, जब उनको एक परसेंट में एक दे दिया है कि भाई इतनी सीट्स आपके लिए हैं, उसके बावजूद उनको वहां नहीं पहुंचने दिया जा रहा। जब उनके लिए सीट्स नहीं होती, सोचिए
कि कैसे उनको बढ़ने दिया जाता। कोई इक्का दुक्का ही शायद छोटी मोटी नौकरी पा पाता, वरना नहीं मिलती। तो बढ़िया जो हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं जहाँ पैसा अच्छा मिलता है, वहां पर तो ये बैठे हुए हैं। लेकिन उसके उलट अगर हम यही आंकड़े इस तरीके से देखें, जहाँ सफाई कर्मचारियों की जगह नहीं मिलती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको कौन मिलेगा? आप जानते हैं, नीची जाति के लोग। वहां ये नहीं मिले, तो इनके वर्चस्व को समझना पड़ेगा। अब जेएनयू की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जिसे प्रगतिशील समाजशास्त्रियों और इतिहास शास्त्रियों का गढ़ माना जाता है, अध्यापन संकाय के केवल 3.29% लोग ही दलित हैं और 1.44% आदिवासी हैं, जबकि कोटा क्रमशः 15%, 7.5%। यह स्थिति तब है जब यह माना जाता है कि यहाँ पिछले 27 वर्ष से लगातार आरक्षण नीति लागू हुए। 2010 में यह मुद्दा उठाया गया, तो यहाँ के कुछ सेवा मुक्त माननीय प्रोफेसरों ने कहा कि संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नीति जेएनयू को उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में बने रहने से रोकेगी। बताइए, उनका तर्क था कि यदि जेएनयू के अध्यापन में संकाय के पदों पर आरक्षण लागू कर दिया गया, तो अच्छे लोग विदेशी या निजी विश्वविद्यालयों में चले जाएंगे और वंचित वर्ग को वह विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिसे देने में जेएनयू अब तक बहुत गर्व महसूस करता रहा है। वीएन मलिक जीव विज्ञान के प्रोफेसर खुलकर बोले, कुछ जातियां आनुवंशिक स्तर पर कुपोषित हैं और उनको ज्यादा ऊपर के पदों तक नहीं उठाया जा सकता, और यदि ऐसा कर दिया तो यह योग्यता और उत्कृष्टता को पलटने के समान होगा। वर्ष दर वर्ष विशेष अधिकार प्राप्त जातियों के छात्रों ने भारत के कोने कोने में आरक्षण के विरुद्ध बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किए। तो देखिएगा कि ये हर जगह पहुंच जाए, लेकिन ये तो ये कह देते हैं कि कुछ जातियां आनुवांशिक तौर पर कुपोषित हैं, उनको ज्यादा उच्च पदों पर नहीं बिठाया जा सकता। अगर ऐसा कर देते हैं तो जो योग्यता और उत्कृष्टता है उसको पलटने के समान होगा। अब इस तरीके की बातें होती हैं, सोचिएगा ये देश कहाँ जाएगा। ये खबरें तो हुई शीर्ष की, अब जरा देखिए कि नए भारत के दूसरे छोर। सच्चर समिति की रिपोर्ट हमें बताती है कि दलित और आदिवासी अब भी आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले तल्ले पर रहते हैं, जहां वे हमेशा से थे। मुस्लिम समुदाय के ठीक नीचे लाखों करोड़ों लोग खानों, बांधों, अन्य ढांचागत परियोजनाओं की वजह से विस्थापित हुए हैं। उनमें बहुसंख्या आदिवासियों और दलितों की ही है। वे बेहद कम वेतन पाने वाले कृषि श्रमिक और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं जो शहरी निर्माण उद्योगों में काम करते हैं। 70% दलित कमोबेश भूमिहीन है। आप सोचिएगा कि जो 70% दलित हैं वो भूमिहीन है। पंजाब, बिहार, हरियाणा और केरल जैसे प्रदेशों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है। लेकिन एक सरकारी विभाग ऐसा भी है जहां दलितों के प्रतिनिधित्व उनके आरक्षित स्थानों से 6 गुना ज्यादा है। वे लगभग 90% हैं जिन्हें सफाई कर्मी कहा जाता है, जो सड़कों को साफ करते हैं, जो गटर की गहराई में उतरते हैं, वे सीवेज व्यवस्था की सफाई रखते हैं, जो शौचालय साफ करते हैं और जो नीच घटिया माने जाने वाले काम करते हैं और इस प्रकार के कामों के लिए भारत सरकार द्वारा रोजगार पर रखे जाते हैं, वे लगभग सभी दलित हैं। यह क्षेत्र भी निजीकरण के लिए खोल दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि निजी कंपनियां इसका ठेका लेकर अब दलितों को आगे अस्थायी नौकरियां देंगी और कम वेतन पर और बिना नौकरी सुरक्षा की गारंटी कि उनसे काम लेंगे। मॉलों की सफाई, साफ सुथराई की नौकरियां जिनमें आधुनिक आडंबर वाले शौचालय होते हैं, जहां साफ सफाई में हाथों का प्रयोग नहीं होता है। इसके विपरीत 13 लाख लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, अपने जीवन यापन के लिए पारंपरिक शौचालयों, जो पानी के बिना काम करते हैं, की सफाई करती हैं और मानव मल को टोकरियों में भरकर सर पर उठाकर ले जाने को मजबूर है। हालांकि यह कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी यह भारतीय रेलवे हाथों द्वारा काम कराने वाले सफाई कर्मियों का सबसे बड़ा नियुक्ति करता है। इसकी 14,300 रेलगाड़ियां 2.5 करोड़ यात्रियों को लेकर 65,000 किलोमीटर की पटरियों पर प्रतिदिन यात्रा करती हैं। यानी यात्रियों का मलमूत्र गाड़ी के 1,72,000 शौचालयों के पाइप द्वारा सीधा पटरियों पर गिरता है। यह मल, जिसकी कुल मात्रा प्रतिदिन हजारों टन होती होगी, दलितों के हाथों द्वारा साफ किया जाता है।
वह भी बिना दस्तानों के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन प्रतिबंध तथा उनका पुनर्वास 2012 कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया था, लेकिन सितंबर 2013 में राज्यसभा द्वारा भी पास कर दिया गया था। लेकिन रेलवे ने अब तक इसे नजरअंदाज ही किया है। गहराती हुई गरीबी और लगातार गायब होती सरकारी नौकरियों के चलते दलितों के एक भाग को मल साफ करने के अपने स्थायी सरकारी वंशानुगत रोजगार की जमकर रक्षा करनी पड़ी है, रोजगार खा जाने वाली भेड़ियों से। अब ये आंकड़े आपने देखे, ये बहुत जबरदस्त किताब है, इसमें और भी जबरदस्त जानकारी है, लेकिन आपको जो मूल मूल चीजें हैं वो हमने आपको बताई। लेकिन बात यह है कि आम्बेडकर बहुत लिखते थे, बहुत सी पुस्तकों के लेखक हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि गांधी या नेहरू जैसे लोग और उनके द्वारा लिखित किताबें पुस्तकालयों में, किताबों की दुकानों में, अलमारियों में चमकती नजर आती हैं, लेकिन बाबा साहब की पुस्तकें ढूंढे नहीं मिलती। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, अब ये सारे आंकड़ों से आपने देखा, इन आंकड़ों से अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ये जातिगत जनगणना से डरते हैं। अब जातिगत जनगणना से डरने का कारण यही है, जो 1585 वाली बात थी वो सही साबित होती हुई है, और इनका परसेंट आपको दिखाया ही, आपको दिखाई दिया, और भी आपको दिखा देता हूँ कि देखो जो जातियों का परसेंट है वो आपको दिखा देता हूँ, वही कुछ वैसा ही है। तो ये 3% लोग हैं। ये देखिएगा, अब ब्राह्मणों की अभी 1931 में जो आबादी थी वो 4.7% थी, अब वो 3.65% रह गई, मतलब 1% घटी है। यानी जो समाज सक्षम होगा उसकी आबादी कम ही होती है, जो गरीब होगा उसकी आबादी तो बढ़ती है। तो अब ये जो 3.3% ब्राह्मण हैं, ये 70% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। राजपूतों की आबादी भी 3.45% है, भूमिहार की 2.87% है। अब और देखिए आरक्षण क्यों जरूरी है। आरक्षण ना होता तो क्या होता, ये देखो, ये लखनऊ के एक स्कूल की सूची है, जो स्कूल 1948 से चल रहा है ना। देखिएगा, ये प्राचार्य कार्यकाल सूची, यानी यहाँ पर जो प्राचार्य यानी प्रिंसिपल्स जो बने हैं अब तक के, उनके कार्यकाल की सूची है। और जरा देखिएगा कैसे भाई भतीजावाद चलता है, या कैसे इनका जातिवाद चलता है और कैसे काम करता है, वो जरा आप देखिएगा, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल यहाँ के बनते हैं श्री मदन गोपाल मिश्र, यानी ब्राह्मण। ये एक साथ 1948 से 1963 तक रहते हैं। फिर 1963 से 66 तक श्री विद्याराम मिश्र रहते हैं, और फिर श्री के एल दीक्षित रहते हैं 1967 तक। और फिर उसके बाद श्री बनवारी शरण श्रीवास्तव 1968 तक, 69 तक द्विवेदी, 70 तक दीक्षित, और 72 तक फिर द्विवेदी, 84 तक फिर दीक्षित, फिर तिवारी, ये भी ब्राह्मण, फिर द्विवेदी 2001 तक, और फिर त्रिवेदी 2003 तक, और फिर मिश्र 2003 तक ही, और फिर एस डी शर्मा 2020 तक, और अभी 2020 से ये नागेश्वर पांडे। अब देखिए, इसमें सिर्फ एक श्रीवास्तव आया, और 1948 से लेकर यहाँ के कार्यवाहक 14 में से 13 ब्राह्मण ही रहे हैं। तो इसलिए आरक्षण जरूरी है, वरना ये आपको पहुंचने ही नहीं देंगे, आपके पूरे अधिकार हक मार लेंगे। एक लखनऊ के स्कूल का ये कार्यकाल का पूरा डेटा, ये विवरण आपके सामने था। तो कास्ट सेंसस से इसलिए डरते हैं। अब आपको समझ आया। तो ये जातिगत जनगणना अब पूरे देश में होगी, तब ये आंकड़े लगभग कुछ ऐसे ही होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, लेकिन इससे अब जो बहुजन समाज है, खासकर ओबीसी को भी अपनी भागीदारी के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, वरना फिर
हमारा अस्तित्व डगमगा जाएगा। ये गिद्ध हैं, ये गिद्ध आपके बारे में नहीं सोचेंगे या आपके फायदे के बारे में कभी नहीं सोचेंगे और ना ही आपकी बात करेंगे। जरा आजाद सोचो जी, यार, बहुत ही मतलब। बढ़िया प्रेजेंटेशन था आपका। मतलब जी, आपने थैंक यू न्यूटन जो जी। बातें बताई है बिल्कुल वो ग्राउंड रियलिटी की बात है, और ये बातें जो है समय समय पर बहुजन चिंतकों ने उठाया है। डॉक्टर रामनाथ थे, जो कृषि जी। सभापति रहे थे अपने समय पे, तो उन्होंने तो ब्लेटेंट जो जातिवाद चलता है यूनिवर्सिटीज में, और कैसे इंटरव्यू के नाम पर जो बहुजन बच्चे हैं उनके नंबर काटे जाते हैं, उन्होंने तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया था। तो ये जो स्टेटस और आपने जो डेटा दिखाया है ये बहुत ही कंटेम्पररी है। इवन ये 10 साल पुरानी किताब से आप रेफरेंस दे रहे हैं, बट चीज़ें सुधरी नहीं है, चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, और इवन खराब हुई है स्थिति। आज हम देखते हैं कि जो ओबीसी की सीट्स है उसपे टोटल जो कब्जा है वो जनरल लेते जा रहा है। अभी तो लाइसेंस ही मिल गया है, जो सवर्ण कोटा हो गया है अभी, ईडब्ल्यूएस नाम पे, तो ओबीसी के से वो तो टोटल ईडब्ल्यूएस को ही साइफन आउट कर दी जा रही है। तो इस तरीके से जो स्थिति है वो तो अभी और गंभीर होते जा रही है। और अभी रिसेंटली भी एक डेटा आप ही ने दिखाया था कि जो यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे जो ओबीसी की जो टीचर्स है वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो है वहाँ पर जो पोस्टिंग है। तो ये बहुत ही आपका जो प्रेज़ेंटेशन था आज का बहुत ही चिंतनीय प्रेज़ेंटेशन था, और इसपे हमको चिंता करनी चाहिए कि इतना टैलेंट होने के बाद भी जो बहुजन बच्चे हैं, वो सिर्फ़ अपने टीचर्स और अपने गार्डियंस की वजह से पीछे रह जाते हैं। क्योंकि टीचर्स उनके साथ भेदभाव करते हैं, जो टीचर्स के शब्द होते हैं, वो बच्चों के मन पे बहुत ही गहरा चोट करते हैं, है ना? तो टीचर्स को भी ये दायित्व रखना चाहिए कि कोई भी अगर बच्चा है, तो उसको वैसे खराब शब्द ना कहे कि उसका पढ़ने से ही मन उठ जाए।